नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वैसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात बंगाल में किसकी गलेगी दाल को लेकर। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 रियासतों में यानी 4 रियासतों में और एक पुडुचेरी में जो है वहां पर इंतखाबात होने हैं और बहुत जल्द अब तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही मगरबी बंगाल में खास तौर से जो माहौल है वो बहुत ज्यादा शबाब पर है और इतनी ज्यादा वहां पर इल्जाम दर इल्जाम यानी जवाबी इल्जाम और इल्जाम का कारोबार चल रहा है और इतनी ज्यादा वहां पर सियासी गहमा गहमी है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी रियासत है जहां पर आइंदा इंतखाबात होने हैं, क्योंकि पूरा अमला खासतौर से बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, और ऐसा नहीं कि अभी पिछले कुछ 2-4 दिनों से या महीनों से, बल्कि काफी महीनों से लगातार बीजेपी वहां बहुत कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार ममता बनर्जी फिर से वहां इख्तिदार हासिल कर पाएंगी, चूंकि यह तीसरी बार होगा अगर वो इख्तिदार हासिल करती है तो क्या ममता बनर्जी हैट्रिक इख्तिदार की कर पाएंगी या बीजेपी उन्हें बहुत कड़ा बहुत सख्त चैलेंज देगी, या फिर यह कि जो एक तीसरा इत्तेहाद है जिसमें लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है और उसमें जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी हैं, बहुत आप जानते हैं उन्हें, सियासी तौर पर भी उन्होंने अपना एक पहला कदम यहां बढ़ाया है। इसी पर खास तौर से आज हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले खबर खास में आज की 4 अहम खबरें। तो ये 4 अहम खबरें आप देख रहे हैं। पहली खबर ये है, ये पंजाब से जुड़ी खबर है। दरअसल जिस तरह से किसानों का पूरे मुल्क भर में, लगभग मुल्क के ज्यादातर रियासतों में किसानों की जो तहरीक चल रही है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, और इसी बीच पंजाब से यह खबर आती है कि ज़रई क़वानीन पर किसानों के एहतजाज के दरमियान पंजाब में हुए बलदियाती चुनाव में कांग्रेस का जादू चला है। होशियारपुर, पठानकोट, मोगा, बाटला, अबहर, भटिंडा और कपूरथला कॉरपोरेशन में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। भटिंडा कॉरपोरेशन पर कांग्रेस को 53 वर्षों के बाद जीत मिली है। 53 वर्षों के बाद पंजाब से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रोने सिंह बट्टू ने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा है और अब ये कयास आराई तो अब नहीं कहेंगे, बल्कि अब ये इस पर कमेंट्री ये हो रही कि क्या जो किसानों की तहरीक चल रही है, जिसका आज 84वां दिन भी है, क्या किसानों की तहरीक अब सियासी करवट ले रही है? क्या यह तहरीक सियासत में जो उलटफेर हो सकता है उसकी भी अब वजह बन रही है? और आने वाले दिनों में जो 5 रियासतों में इंतखाबात हैं, इसको लेकर भी एक अहम सवाल है कि क्या इसका असर इन इंतखाबात में पड़ेगा। दूसरी अहम खबर है, गैर मुल्की जो सफीर हैं उनका जम्मू कश्मीर का दौरा है, इसको लेकर यह खबर है, काफी अहम खबर है, चूंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात मजीद अब बेहतर होते जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो गैर मुल्की सफारतकारों का वफ्द जिला बडगाम के मगाम भी पहुंचा, आज कई जगहों पर गया और खासी जो हालिया डीडीसी के इंतखाबात हुए थे उसमें डीडीसी चेयरमैन नजीर खान और पंचायत के नुमाइंदों से शानदार इस्तकबाल भी उनका किया गया वहां, और हजरत बल दरगाह भी ये वफ्द गया। तो एक ये कोशिश है कि अब जो वहां के हालात हैं इससे दूसरे ममालिक को वाकिफ कराया जाए। लेकिन इसी बीच एक सवाल यहां पर पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने उठाया है कि गैर मुल्की सिफारतकार जो हैं उनके वफ्द की कश्मीर आबद के हवाले से उन्होंने कहा है कि सिफारतकारों को मखसूस लोगों की बजाय आम लोगों के साथ खुले तौर पर मिलने दिया जाना चाहिए था ताकि वो कश्मीर के असल सूरत हाल से वाकिफ हो सके। तीसरी अहम खबर है जो आप दाईं तरफ नीचे खबर दिख रहे हैं, वो खबर यह है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो तब्दीली मजहब का मामला है, यानी कि लव जिहाद के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसके ताल्लुक से खबर है कि शादी के लिए आप मजहब तब्दील नहीं कर सकते, कई चीजें इसमें हैं। तो इस मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमीयत उलमा हिंद को भी एक फरीक बनने की इजाजत दे दी है। तो ये एक खबर अहम है। चौथी अहम खबर है, आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। जाहिर है कि जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर उनका वास्ता गाड़ी चलाने से है, बाइक रखने से है, कार रखने से है या ट्रक से है, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं भी है तब भी अगर आप सफर भी करते हैं अगर सवारियों गाड़ियों से, तो आपको ये अब सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि ये लगातार जो फरवरी महीने में ये 11वीं बार है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं।
अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में भी यानी मगरबी बंगाल में भी इंतखाबात होने हैं। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी रैलियों का, सभाओं का, मीटिंगों का, जुलूसों का लगातार एक सिलसिला सा चल पड़ा है। और बड़ी तादाद में ऐसा भी हो रहा है कि खास तौर से एक खास पार्टी को छोड़कर दूसरी खास पार्टी में लोग जा भी रहे हैं। टीएमसी के कई लीडर छोड़ चुके हैं उसका साथ। इसी बीच सवाल यह भी है कि क्या ये वो लीडर हैं, चूंकि टीएमसी के कुछ लीडरों ने यह भी कहा है कि जैसे पतझड़ आता है तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनका दरख्त पे रहना फायदेमंद नहीं होता, बल्कि दरख्त के लिए वो बोझ होते हैं। तो क्या सच में सूरत हाल यही है, या फिर सूरत हाल यह है कि बीजेपी पर वहां के लीडरों को भरोसा ज्यादा होने लगा है? इसी बीच लेफ्ट पार्टियों का और कांग्रेस का जो आपस में इत्तेहाद है, चूंकि लेफ्ट तकरीबन 3 दहाइयों तक बहुत मजबूती से लेफ्ट ने वहां पर इख्तिदार जो है वो बनी रही, लेकिन जिस तरह से लेफ्ट कमजोर पड़ी, पिछले इंतखाब में लेफ्ट की सीटें बहुत कम हो गई थी। 2016 के जब इंतखाबात हुए थे 26 सीटें तक आ गई थी लेफ्ट की। तो ऐसे में लेफ्ट का और कांग्रेस का इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद में फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी हैं, उनकी जो नई पॉलिटिकल जो पार्टी उन्होंने बनाई है इंडिया सेक्युलर फ्रंट, उसका भी साथ मिल गया है। तो क्या ये जो फ्रंट है, इंडिया सेक्युलर फ्रंट और लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस, ये तीनों जब अगर मैदान में है, दूसरी तरफ टीएमसी है और बीजेपी है, सवाल यह पैदा होता है कि क्या ममता हैट्रिक इख्तिदार का कर पाएंगी, या फिर ये चैलेंज उन्हें बीजेपी से मिलेगा? क्या बीजेपी इख्तिदार में हावी हो जाएगी, इस बार इख्तिदार जमा लेगी, या फिर कांग्रेस और आईएसएफ और लेफ्ट का जो इत्तेहाद है वो कुछ रंग दिखाएगा? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पूरे मौजू पर गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ रमन मलिक हैं, बीजेपी के तर्जुमान। रमन मलिक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही हमारी नुमाइंदा शबाना इजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो है फयाज अहमद खां, जो सीपीआईएम के लीडर हैं और एक्स एमएलसी भी हैं। फयाज अहमद खां साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक कैसा लगता है जब आप कभी तारीख की बातें पढ़ते होंगे, पुरानी खबरें जानते होंगे, सुनते होंगे कि वक्त था कि ये लेफ्ट का गढ़ कहा जाता था, आज उस पर ममता बनर्जी तीसरे टर्म वहां पर अब वो रहेंगे कि नहीं? सवाल ये है, ऐसे में लेफ्ट पार्टीज की स्ट्रैटेजी क्या है? आपका ये जो अलायंस है कांग्रेस के साथ, उसमें अब आईएसएफ भी शामिल हो गया है, आप किसको नुकसान पहुंचाएंगे? आप बीजेपी के लिए नुकसानदा बनेंगे, या आप टीएमसी के लिए नुकसानदा बनेंगे? क्या है फ्यूचर, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में जिस तरीके से बायां मुहात को हटाने के लिए तमाम पार्टियां इकट्ठा हुई थी, उसके खिलाफ बायां मुहात बंगाल के अंदर में पिछले 10 साल से जिनको पर जुल्म हो रहा है, तृणमूल गवर्नमेंट की तरफ से, तृणमूल के लोगों की तरफ से झूठा केस दिया जा रहा है, उसके बावजूद अपनी तंजीम को बनाने में कामयाब रहे हैं। और आज के दिन में बंगाल के अंदर में तृणमूल और बीजेपी के दोनों में कोई फर्क नहीं है। पूरे हिंद का खात्मा कर रही है बीजेपी, जिस तरीके से बेकारी बेरोजगारी बढ़ा रही है, और जिस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से बेकारी बेरोजगारी बढ़ा रही है, और जिस तरीके से देखे हैं लॉकडाउन के वक्त में जिस तरीके से माइग्रेट लेबरों का क्या हाल रहा है, तो इस तरीके से बीजेपी पूरे मुल्क के अंदर नाकाम रही है, मुल्क को सिर्फ बंटवारा कर रही है मजहब के नाम पर नहीं। दूसरी तरफ जो है तृणमूल कांग्रेस भी बंगाल के अंदर में उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। यहाँ पर भी उसी तरीके से, जिस तरीके से बंगाल में पिछले 10 साल में किसी किस्म का बेरोजगारी बढ़ा है, कोई कल कारखाना नहीं हुआ है, जो कल कारखाना खुला था बंद हो गया, आईटी सेक्टर बंद हो गया है, नए सिरे से बेकार बढ़ते जा रहे हैं बंगाल के अंदर में। और जब ऐसी हालत हो, ये लोग लूट खसोट में पड़े हुए हैं। जब अम्फन होता है यहाँ पर, वहां पर तृणमूल के लोग चावल चोरी करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं। ऐसी हालत में बायां मुहात और तमाम सेक्युलर पार्टियां, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी हो, आईएसएफ हो, इंडिविजुअल अगर कोई फर्द भी सेक्युलर हो, उसको भी हम लोगों ने कहा इकट्ठा होना है, और बीजेपी और तृणमूल दोनों का हम लोग को सफाया करना है, क्योंकि तृणमूल जो है बंगाल को बर्बाद कर रही है, बीजेपी और तृणमूल दोनों का सफाया करना। रमन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हम आपको ये बता दें कि टीएमसी के लीडर को भी हमने मदऊ किया था, लेकिन वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं। वजह क्या है, शायद वही बेहतर जानते होंगे। रमन मलिक साहब,
कितनी उम्मीद आप लगा पा रहे हैं? 294 सीटें वहां पर हैं। पिछला आप रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछली बार आपने क्या परफॉर्मेंस थी, इस बार कितनी उम्मीद है और किससे आपका सीधा मुकाबला है? टीएमसी से मुकाबला है या जो अभी हमारे साथ सीपीआईएम के लीडर हैं फयाज अहमद खान ये कह रहे हैं कि अब जो गठबंधन इनका है यानी लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का, किससे मुकाबला है बीजेपी का वहां? देखिए, मुकाबला तो ये दोनों जो जमाते हैं, चाहे वो टीएमसी हो या ये जो नया अलायंस बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है जी। टीएमसी क्या है इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस के डीएनए का करप्शन और लेफ्ट के डीएनए का करप्शन और गुंडागर्दी, इन दोनों को मिला दीजिए तो टीएमसी बनती। हमारा झगड़ा, हमारा मुकाबला उन शक्तियों से है जो लोकतंत्र की हत्या करने वहां बैठी हुई हैं। और इस बार बंगाल मूड बना चुका है। दीदी तो चलेगा अच्छे और भाजपा 200 से ऊपर सीटें लेके वहां पे सरकार भी बनाएगी, व्यवस्था परिवर्तन भी करेगी। और चाहे ये जो अलायंस आप बता रहे हैं ना कि लेफ्ट हो गया, कांग्रेस हो गया, एक आध और दो चार पकड़ लेंगे जी, इनको कुछ आंदोलन जीवियों का भी समर्थन मिलेगा, ये उनको भी ले जाएं। ये आंदोलन जीवी कौन है? ये आंदोलन जीवी कौन है रमन तो साहब? 2 4 6 8 लोग योगेंद्र यादव हैं, दूसरे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका प्रोफेशन ही आंदोलन है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये इनको भी ले लें, बाकी भी ले लें, अपने सारे दबे हुए स्लीपर सेल्स को भी उगा लें, इटली से भी ले आए, कहीं से भी ले आए। देश की जनता इनके मिसरूल से दुखी हो चुकी है और देश की जनता ये कहती है कि दीदी को भगाना है और बुरे सपने जो कांग्रेस और सीपीएम के थे बंगाल में वो दोबारा नहीं आने देंगे। फयाज अहमद खान साहब, आपसे छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं अपने नुमाइंदा शबाना के पास जाऊंगा। फयाज साहब, जो ये बातें कह रहे हैं कि आप चाहे जितनी भी जमातों का इत्तेहाद बना लें और आप चाहे जो कुछ भी कर लें, आप बीजेपी को इख्तियार में आने से नहीं रोक सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इनकी बात का निंदा करते हैं। जो अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, जो वहां तहरीक कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, ये उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये रही है कि बीजेपी डीएनए की बात कर रही है। डीएनए तो साफ है। जो लोग तृणमूल कांग्रेस के अंदर में, जो लोग कल तक पापी थे, जो लोग शारदा नारदा घोटाले के अंदर में मुलविस थे, ऐसे लोगों को बीजेपी में शामिल करके ये अपने आप को ये शामिल करना चाह रहे हैं। अभी जो चेहरा बीजेपी में है वो तृणमूल का चेहरा बीजेपी के अंदर में है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। तृणमूल के वही लोग जिन लुटेरों की बात कर रहे हैं, जिन चोरों और मक्कारों की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी में जाकर के पवित्र हो जा रहे हैं। और वही आज बीजेपी कह रही है, वो पवित्रता की बात करी, डीएनए की बात करी है। तो ये बीजेपी का चेहरा और तृणमूल का चेहरा बंगाल की जनता समझ गई है, किसान, मजदूर, नौजवान समझ गए हैं। क्योंकि देखा है 2 दिन पहले 11 तारीख को नवान्न अभियान, काम के अधिकार मांगने में नौजवान की हत्या कर दी जाती है पुलिस के जरिए। मोहिदुल आलम जो है उसका हत्या हो जाता है। तो ये है बंगाल के अंदर में। तो बंगाल समझ रही है कि तृणमूल क्या है, बीजेपी क्या है। वहां किसानों को इस तरीके से इतने किसान शहीद हो जा रहे हैं, बीजेपी चुप्पी साधी बैठी है, वहां की सरकार चुप्पी साधी बैठी है। तो लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी और तृणमूल ये दोनों के दोनों देश को और राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों से आपसे फिर से रिएक्शन लूंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहें। जी रमन साहब, जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। जी रमन साहब। दीदी और भाईपो दोनों के अलावा और कौन है? जैसे दिल्ली में भाई बहन और माँ के अलावा कोई नहीं है, वैसे वहां पे दीदी और भाईपो के अलावा कोई है नहीं। तो मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं कि वहां पे या तो जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी ने बोला था ना कि मेरे ट्वीट पिड्डी करता है, वैसे या दीदी के पिड्डी है, या सिंडिकेट जीवी है, या पेंटिंग सेल जीवी है, या नारदा जीवी है, या शारदा जीवी है, ये सारे वहां पे हैं। या वो लोग हैं जो लोगों को मार के पेड़ पे लटका देते हैं या बम बना के उड़ा देते हैं। ठीक है, ये जिस तरह से वहां पर पॉलिटिकल जो ये इल्जामात लगते रहे हैं कि पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, हालांकि इसमें कई पार्टियों के कारकुन जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। इसमें नंबर किसी का ज्यादा किसी का कम, वो एक अलग मौजू है। लेकिन यहां पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या रास्ता है,
क्या बुनियाद है, किन बुनियादों पर लगता है कि ममता हैट्रिक कर लेंगी या ममता हैट्रिक नहीं कर पाएंगी, या बीजेपी वहां इख्तियार में शामिल, इख्तियार में वापस आएगी? हालांकि शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूं। शबाना, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी 2016 में जितनी सीटें ला पाती है, 3 सीटें लाई थी बीजेपी ने, वहां पर सरकार बनाने के लिए 147 या 48 सीटें चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये सियासी बयानबाजियां यही बंगाल की इख्तियार तक की ये वो जो कुंजी है, या फिर ये कि अवामी फीडबैक कुछ और है? क्या अवाम काम या उसके पैरामीटर्स पर आती है? बिल्कुल, बंगाल के अवाम सिर्फ बयानबाजी को नहीं सुनती है। बंगाल के जो वोटर हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और वो मुद्दे के बुनियाद पर जो है वो वोट डालेंगे। तो ये अलग बात है कि हर सियासी जमात एक दूसरे को, अभी तक जो बंगाल की सियासत में देखा जा रहा है कि हर पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वोटर ये सुनना चाह रहा है कि आखिर उनके लिए किस पार्टी के झोली में क्या है। आप अगर इसी से अंदाजा लगाएं कि अमित शाह जब, हालांकि वो आज भी बंगाल के दौरे पर जो है वो आएंगे, आज रात पहुंचेंगे कोलकाता, लेकिन इससे पहले जब वो बंगाल के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो 1 हफ्ते के अंदर लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और गरीबों को जो है वो तरक्की की जानिब जो है वो लाया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है उन्हें भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि वो जो है वो क्या कुछ वो मंसूबा रखते हैं। तो इससे अंदाजा लगाए कि बंगाल के जो सियासत है उसमें यहाँ के जो वोटर है वो सिर्फ बयानबाजी सुनकर नहीं रहेंगे और काफी जजमेंट तौर पर जो है वो जज करते हैं और उसके बाद ही वो वोट डालते हैं। अभी एक दिन बाकी है, उसके बाद जो है वो लोग वोट डालेंगे। लेकिन अभी तक जो बंगाल में देखा जा रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी से बचना है तो दीदी को मजबूत बनाना है, तो बीजेपी ये कह रही है कि दीदी ने जिस तरह से करप्शन किए हैं, अगर उससे बचना है तो बीजेपी को मजबूत बनाना है। तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस भी जोड़ के सहारे बंगाल की सियासत में आना चाहती हैं। लेकिन कौन सी पार्टी अवामी मुद्दे लेकर लोगों के सामने जाएगी और किसके मुद्दे पर लोग जो है वो मुहर लगाएंगे, ये काफी अहम होगा। अवामी मुद्दा, एक मिनट, मैं फयाज अहमद खान आपके पास आना चाहता हूं। अवामी मुद्दे क्या है आपके पास? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अवाम से जुड़ा है, जिसको लेकर आप अवाम के बीच जा रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि इस इंतखाब में आपको कामयाबी मिलेगी, आपके इत्तेहाद को? देखिए, ऐसा है कि बायां महाज जब था तो आवाम के हाथ में ताकत देने के लिए हर 5 साल में पंचायत से लेकर कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता था। बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, मदरसा सर्विस कमीशन, तमाम कमीशन थे। इन तमाम कमीशन को हटा दिया गया है। पिछले 10 साल में कोई रोजगार नहीं दिया गया है। पोस्ट वैकेंट है, सरकारी जगहों में पोस्ट खाली है, कॉर्पोरेशन में पोस्ट खाली है, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं। नौकरी मांगने के लिए जब जाते हैं तो लाठी बरसाया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। मदरसा के टीचर, जहां पर मदरसे के बच्चों की बात की, मदरसे के टीचर की बात की गई थी, 10,000 मदरसा कायम किए जाएंगे बात की गई थी। ये सब जो है झूठा बकवास रहा। जो अनएडेड मदरसा के लोग हैं उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, या जो एडेड है उनको तनख्वाह नहीं, वो रास्ते में भूख हड़ताल में पड़े हुए हैं, वो अदालत में दरखास्त कर रहे हैं। जो बेकार लोग टेट एग्जाम पास करके जो स्कूल के टीचर बन सकते थे, एग्जाम पास करके 10 साल से बैठे हुए, उनका कोई नियुक्ति नहीं हो रहा है, वहां पर भी घोटाला हो रहा है। वो लोग भी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने तमाचा मारा। तो हम लोग जो बाएं मुहाज के दौर में ये चीज साफ था, ट्रांसपेरेंट था, और ट्रांसपेरेंट तौर पर रोजगार मिलती थी नौजवानों को, जहां पर कि स्कूल सर्विस कमीशन का एग्जाम होता था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता था, म्युनिसिपल सर्विस कमीशन का एग्जाम होता था, हर 5 साल में चुनाव होता था, लोगों के हाथ में इख्तियारात थे और डेमोक्रेसी था, जमहूरियत था, वो खत्म कर दिया गया है। डेमोक्रेसी, रोजगार और तालीमी इदारों को सरकारी मदद। रमन मलिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि कौन से ऐसे अवामी मुद्दे हैं जो बीजेपी जिन्हें आगे लेकर चल रही है और बीजेपी को लगता है कि इन मुद्दों के सहारे वो इक़्तिदार तक पहुंचेगी? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा, बंगाल के अंदर सबका साथ, सबका विश्वास और सबकी प्रगति लाने के लिए एक तो वहां पे व्यवसाय बढ़ाना, वहां पे उद्योग लाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा के पास है और भाजपा इसको करेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमारी फिलॉसफी रही है कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। किसी एक वर्ग के लिए हम
चाटुकारिता नहीं करेंगे और समान जो अधिकार हैं वो सबके होंगे। जी तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है बंगाल के लिए, बंगाल की अस्मिता, बंगाल का स्वाभिमान, बंगाल का शिक्षा, बंगाल का कल्चर, इसको वापस उसकी बुलंदियों पे ले जाना है, क्योंकि इन सारी चीजों को दरकिनार करते गए हैं बहुत सारे शासक। और आखिरी जो कि सबसे आपने 4-5 जरूरी चीजें बोली, तो मैं वही आपको बता रहा हूं, मुद्दे बहुत हैं जी। ये जो अराजक तत्व बंगाल के अंदर घुसते जाते हैं, ये जो एलियन घुसते हैं, ये सारा सिस्टम और उसको क्लियर करना कि जी ये लोग ठीक है, जो मूलतः निवासी ही नहीं है बंगाल के, ठीक है, मैं समझ गया। शबाना, मैं आपके पास सीधे तौर पे आ रहा हूँ। उनको भी आइडेंटिफाई करना। इनका इशारा वो उसी सीए और एनआरसी वगैरह की तरफ है। मैं ये जानना चाहता हूँ शबाना कि क्या इस इलेक्शन में इस बार सीए का जिक्र, चूंकि बीजेपी के कई बड़े नेता वहां कर चुके हैं, क्या आपको लग रहा है कि सीएए के इर्द गिर्द भी चुनावी माहौल बन रहा है और ये असरअंदाज होगा इंतखाब में? सीए को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनेगा और सीए और रोहिंग्या जो लोगों को लेकर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बांग्लादेशियों को लेकर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा ऐसा लग रहा है। जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, आज जब आप देखें कि जब रात वजीर दाखिला अमित शाह जब कोलकाता पहुंचेंगे और कल से उनका प्रोग्राम शुरू होगा 2 रोजा, तो इस दौरे के दौरान वो जो बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी हैं उनके घर खाना खाएंगे। मतलब आप देखें कि इससे पहले भी वजीर दाखिला बंगाल आए, उन्होंने किस तरह से किसानों के घर खाना खाया, किस तरह से दलित के घर खाना खाया, और अब एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी के घर अगर इस दौरे के दौरान वो खाना खाएंगे तो इससे अंदाजा लगाएं कि जिस तरह से बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर लोगों को इत्मीनान में लेने की कोशिश जो है वो कौन सी सियासी जमात करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोगों को खौफजदा करने वाले जो मुद्दे हैं, जो लोगों को डराने वाले जो मुद्दे हैं, वो काफी जो है वो सरगर्मी है उस मुद्दे को लेकर, और वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर एक तबका, खासकर जो मितवा समाज है, वो एनआरसी को लेकर जिस तरह से खौफजदा हुआ था और ये कह रहा था कि सीए के जरिए उन्हें तहफ्फुज दिया जाए, हालांकि वो मामला जो है अभी भी उसको लेकर सियासत की जा रही है। और एक तबका ऐसा है जो सीए और एनआरसी से जो है वो खौफजदा है और खुद वजीर आला ममता बनर्जी उसके खिलाफ मैदान में है। तो सीए और एनआरसी के साथ साथ जो बांग्लादेशी का जो मुद्दा है, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठी हुई है बंगाल में, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोगों की तरक्की के मुद्दे हैं, जो लोगों के रोजगार के मुद्दे हैं, जो लोगों के तालीम के मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। फयाज अहमद खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि सीएए का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार इंतखाब में? देखिए, ऐसा है कि उससे पहले हम आते हैं, हमारे बीजेपी के जो साथी बोल रहे थे वो रोजगार की बात कर रहे थे। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां रोजगार हुआ है। पूरे देश के अंदर में मोदी जी ने कहा था साल में 2 करोड़ रोजगार का नौजवानों को रोजगार देंगे। लॉकडाउन के अंदर में नए सिरे से 2 करोड़ नौजवान जो है बेकार हो गए हैं। पूरे देश के अंदर में नोटबंदी के, जीएसटी करने के अंदर से काला धन लाने का बात, एक भी जो चुनावी मुद्दा था लोगों को जो पूरा करेंगे। जिस राज्य में उनकी सरकार है, क्या वहाँ के राज्यवासी बड़े खुशहाल हैं? वहाँ के कल्चर को बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ की जो अपनी सभ्यता थी, अपनी जो एक मुश्तरका तहजीब को ये बर्बाद कर दिया है। और ये कह रहे हैं बंगाल में आकर इस काम को करेंगे। वो जाकर के दलित के घर में खाना खा रहे हैं और वो दिखाया जा रहा, लेकिन न जाने देश के अंदर में कितने दलित का हत्या कर दिया जा रहा, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उसकी परवाह इनको नहीं है। लेकिन घर में जाकर खाना खा करके वो दिखाएंगे कि हम दलित को ये कर रहे हैं। और एनआरसी सीए के मुद्दे पर तो देश को बांटने का काम कर ही रहे थे। लेकिन दिल्ली के अंदर में क्या किए, इनके मंत्री खड़ा होकर के वो नारा लगाते हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो तहरीक करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। आसाम के लोग इस मामले को समझ गए हैं। देश के गद्दारों को आप क्या बोलोगे? ये बंटवारा करना चाहते हैं, समझ गए हैं, इससे बंटवारा नहीं कर पाएंगे। भाजपा को देश के अंदर मेरी बात सुनिए, सिर्फ लोगों को जो मुल्क के गद्दार होंगे आप उसको माला पहनाओगे या क्या करोगे ये बताओ? ये सरकार अदानी, अगर कोई मुल्क का गद्दार होगा आप उसको माला पहनाओगे? बेच दिया है। देखे हैं कि किसानों के खिलाफ किसान, अरे बाबा ये राग मत लगो, ये रिकॉर्ड घिस गया, एक संप्रदाय ये रिकॉर्ड घिस गया। क्यों नहीं उनको लेकर के कुछ कर रहे हैं?
बेकारी बढ़ा रहे हैं, बैंक को निजीकरण कर रहे हैं, पूरे आसमान से लेकर जमीन तक बेच दे रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जहां देश की रक्षा करने के लिए सरकार होती है, ये देश बेचने का काम कर रही है सरकार, निकम्मी सरकार है वो सरकार। बिल्कुल रमन साहब, आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल, यू कैन इंटरप्ट। इसलिए भाजपा तृणमूल दोनों के खिलाफ महाजोट इसका जवाब देगी। देखिए, सबसे पहली बात, जनता इसका उदारीकरण 1991 से चालू है, कोई भाजपा ने ये इजाद नहीं करा, और देश के का जो गवर्नमेंट है उसका काम होता है गवर्नेंस करना, ना कि व्यवसाय चलाना। दूसरी चीज, जो ये बार बार आप बात करते हैं ना, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। ये गोल पोस्ट इधर से उधर घुमा के जवाब ना देना, ये पुरानी आदत है उनकी, जिनको इल्म ना हो कि विषय क्या है। मैं आज आपसे ये पूछ सकता हूं कि ये 3 कानून के बारे में आइए बात करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा और ना ही ये टॉपिक है डिबेट का। डिबेट का टॉपिक है बंगाल। सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये वास्तविकता नहीं है बंगाल की बात कर रहे हैं तो भाजपा बंगाल में कह रही रोजगार करेगी, CPM, कांग्रेस, तृणमूल अपने अपने समय पर सबने ये बोला कि बंगाल के अंदर बांग्लादेश हमारे पास वक्त कम है। मुझे लगता है कि रमन साहब, फयाज साहब, हम लोग अभी कई बार इस तरह के मौजू को लेकर बैठेंगे। अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, वक्त की कमी है। माजरत चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास मौजू हमारा साथ देने का, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।